أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह। बेशक अल्लाह का नाम है और सदा वही रहेगा, बाकी सब फानी है। अ, उसी के नाम के साथ आगाज़ करते हैं कि आज हम सब जिस पर्पज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, हम उसको कुछ सीख सकें और जो सीखें उसका हम जहाँ पे भी हों, उसका वो अ, फ़ायदा पहुँचा सकें उसके बंदों को, क्योंकि दुनिया बनाने का मकसद ही यही था कि उसके बंदे एक-दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ। और मज़े की बात ये है कि हमने सारा उलट काम कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं जी सेहत के साथ कि हम जब तक हैं कोशिश करेंगे कि हम उसके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करें और उनके लिए मनफ़ियत का बाइस बने। क्विक इंट्रोडक्शन जी, एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, हमें पता चले कि हमारे साथ कौन है। मे आई रिक्वेस्ट, चले कुर्रतुल ऐन, आप चाय पी रही थी, आप पहले आप ही बताइए आप कहाँ से हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, डेली Madam, रूटीन में आप क्या करती हैं? I am Dr. Kuratulain Mushtaq. I am Associate Professor Obs and Gynae at CMH Lahore Medical College. My primary responsibility is for undergraduate teaching. Ma'am, I am involved in curriculum analysis, curriculum development, roster planning, teaching of the undergraduate MBBS students as well as midwifery students. ये mainly responsibilities है और postgraduates. I am a Excellent. supervisor for the postgraduate trainees as well. अच्छा, कुर्रतुल, सिर्फ एक छोटी सी बात बताइएगा, जी जो आप लोग मिडवाइफरी ट्रेनिंग देते हैं, हम्म, इज जी इट अ प्रॉपर कोर्स? मैडम, मिडविफरी हमारे कॉलेज में एक नर्सिंग स्कूल है सेपरेट और मिडविफरी का पूरा एक अपना अलहदा कोर्स है। उनका 2 इयर्स 4 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें से 4th ईयर में हमने क्लासेस लेनी होती हैं ऑब्स्टेट्रिक्स की। ओके, और वहाँ पे एडमिशन के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है जी मिडवाइफरी? जी ये जी जी एफएससी के बाद आती हैं? जी इन्होंने मैट्रिक किया होता है उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इनको पढ़ाते हैं। जबरदस्त। मैट्रिक हम्म, साइंसेस के साथ करके मिडवाइफरी जी में, जी और आप सिर्फ अभी फीमेल्स लेते होगे? जी जी फिलहाल सिर्फ फीमेल्स हैं। ओके ओके, ये मेरे लिए एक नई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम्म, मुझे ये लग रहा था कि शायद हमारे यहाँ प्रॉपर मिडवाइफरी के कोर्सेज कहीं नहीं कराए जा रहे। वो यूनिफॉर्म पर्सनल्स है ना, आर्मी में तो बहुत ज्यादा मिडविफरी नहीं, इंडक्शंस हैं। अच्छा, आप सिविलियंस को नहीं करवा रहे? अभी तो इनके स्कूल में सिर्फ मिडविफरी स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म में हैं, हाय सिविलियंस तो हाय, अभी तो अच्छा कोई नहीं है। अच्छा, चलो फिर तो कोई फायदा ना हुआ, चलो ठीक है। लेकिन इसकी रिक्रूटमेंट मैट्रिक के बाद लेते हैं वो, और अपने लिए ही जी, लेते हैं? मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन लेके फॉरवर्ड कर जरूर दूंगी। प्लीज बताइएगा, वैसे मैं सर जी से भी जी बात कर लूंगी, ठीक है। जी जी अब हमारे साथ हैं जी फराज नूर। फराज, आर यू देयर? Yes, madam. जी, अस्सलाम वालेकुम सर। Madam, Walaikum Salam. Madam, I'm Assistant Professor Orthopedics at Sahara Medical College, Narwal. हाँ, जबरदस्त, गुड टू हैव यू सर। और कैसा Thank चल रहा है आपका, कब से ज्वाइन किया आपने? Sahara Medical College, जी जी madam, 4 साल जी। हो गए। अच्छा, गुड। आप वहाँ के लोकल हैं या आप वहाँ पे कम्यूट करे हैं? नहीं मैडम, लोकल नहीं हूँ, कम्युनिटी। अच्छा, चले, फायदा तो पहुंचा रहे हैं ना आप सबको। हमारे साथ जी मेजर खातून है नेक्स्ट। मेजर मारिया। Assalamu alaikum, ma'am. अस्सलाम Ma'am, वालेकुम। ma'am, I am Major Maria from Institute of Nursing. I am nursing instructor there, and I am recently teaching first year nursing cadets. And I am yes, I am taking fundamentals of nursing and community health nursing. Two क्या subjects बात है। are mine. ओके, Ma'am, और I want आपके to add training जो प्लीज। हमारी Institute of Nursing CMH लाहौर में हो रही है, that is compulsory 1 year training after 4 year BSN generic nursing. तो जो अच्छा BSN कर लेते हैं स्टूडेंट की बाद में 1 year की मिडविफरी ट्रेनिंग होती है मैम, और अच्छा, ये वो सुपर FSC का सुपर एडिड है? स्टिपुलेट नहीं है मैम, FSC और BSc भी की होती स्टूडेंट्स अच्छा ने ना।
नहीं, मैं इसलिए पूछ Yes, रही ma'am. थी डियर, देखें हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे पास लाइक अब आप देखें एमडी कैट हुआ है, बहुत सी Yes, बच्चियां और उनके पेरेंट्स जिनका नहीं आ रहा वो पूछते हैं किधर जाएं। देखिए हमने yes, उनको वो स्कोप बताना होता है जिसमें वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो, करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, वो उसके साथ अभी साथ वो यस मैम, अभी प्रोफेशन से। सिविलियंस जो है ना वो हमारे पास नहीं है। सिविलियंस नहीं आते मैम, यहाँ पे आर्मी की हैं सारी कैडेट्स ना नहीं नहीं, हमारी। आर्मी से यही पूछना है ना कि आर्मी में इंडक्शन का भी हाँ जी, स्क्रैच से भी तो कोई तरीका होगा ना, आते तो सिविलियंस ही हैं, उनको बाद में आप यस मैम, इंडक्शन तो हाँ जी ईयरली बेसिस पे हो रही है मैम। तो और आपके एड्स तो हमें वो नजर नहीं आते। लेट्स सपोज अगर कोई बच्ची है जिसने अब किया हुआ है, वो फिर हमरे मजबूरी डीपीटी में घुस जाती हैं, उधर घुस जाती हैं। अगर उन्होंने जी आर्मी नर्सिंग में आना हो तो पोर्टल क्या है? यस मैम, व्हाट इज द पोर्टल? मैम आई विल शेयर यू इन द चैट बॉक्स। मैम ये हाँ, ज्वाइन आर्मी डॉट पी करते हैं www. नहीं है, प्लीज आप मुझे शेयर कर दें क्योंकि इतनी बच्चियां, और आप देखें कि जो हमारा मैम शेयर नर्सिंग कर है दी आर्मी मैम। का इतना खूबसूरत यस है, मैम, और वहां पे उनको हर यस साल चाहिए होते हैं ना अच्छे ब्रिलियंट अच्छे नंबरों के साथ आए, तो आप उन्हें फर्दर पॉलिश जी जी करेंगे। मैम, माशाल्लाह बहुत एटलीस्ट मैं अच्छे उनको नंबरों के गाइड साथ कर स्टूडेंट सकती हूँ, हैं। हाँ, मैं गाइड भी तो कर यस सकती मैम, हूँ हाँ ना उन बच्चों को। मेरे पास जी ये मैम, लिंक बिल्कुल मैम, काइंडली कोई भी, बल्कि थैंक मैं यू। रिक्वेस्ट करूंगी मेरे जो कोऑर्डिनेटर है वो मेरे साथ इसके लिंक्स शेयर कर दें, और अभी आपकी जितनी इनटेक है ना आफ्टर एफएससी, वो मैं डिस्पर्स कर सकूँ इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू मारिया। एंड देन इज मेजर राहिला। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम मैं भी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में हूँ और ग्रेट, सेकेंड ईयर की मैं जो है क्लास इंचार्ज हूँ। और जबरदस्त। जो है मैंने पोस्ट RN किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, और प्लस मैंने मिडविफरी हम लोगों का कंपलसरी होता है वो किया हुआ, और इंटेंसिव केयर में मैंने डिप्लोमा किया हुआ। जबरदस्त जबरदस्त। तो इट्स अ रिच ग्रुप। अब हमारे साथ है राहिला। राहिला तो बात कर रही थी, आप दो नहीं जगह मैम, से एंटर हुई हुई है? मेरा बार बार जो है ना डिस्कनेक्ट होता, तो मैंने लैपटॉप और मोबाइल दोनों से ज्वाइन किया हुआ। ओके, आप हमें धोखा भी दे रही हैं, हमारे पार्टिसिपेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं। ओके, आगे हैं जी मेजर समीना हमारे साथ। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, I'm Major Samina. जी I'm nursing officer right now in CMH Lahore. Ma'am, I did BSN from NUMS last ओके, year, and I have also done diploma in pediatric nursing, and now I am looking forward master in nursing. ओके समीना, इट्स गुड टू नो यू। ओके, अब हमारे पास बचे हैं राहत जिया एंड जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम लेफ्टिनेंट कर्नल राहत जिया, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग CMH मुल्तान। जबरदस्त। ओह अच्छा, जबरदस्त। मैम मैं लाहौर से पोस्ट हुई हूँ रिसेंटली। मैंने ओके एक्चुअली ज्वाइन वहीं से किया था, तो ओके रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है मुल्तान। तो मैम ओके, मैंने भी ग्रेट। पोस्ट RN BSN किया हुआ है, और MCC और CHP मैंने किया है उधर से लाहौर मेडिकल कॉलेज से, जो लाहौर लाहौर गैल्सन मेडिकल यूनिवर्सिटी। कॉलेज, यूएल से? यही CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, UL नहीं, ओके, लाहौर CMH गैल्सन LMC, यूनिवर्सिटी। CMH ओके ओके, LMC ठीक है ठीक है, इनके फाइन। थ्रू किया ना वो, ओके, लाहौर हाँ, गैल्सन इनका पहले यूनिवर्सिटी करा रही सीएचपी थी। था, यस, जी इनका जी जी सीएचपी था। मैम, अभी भी ठीक हो है रहा है जी, जी। वो किया हुआ है। और साथ अभी मेरी इधर पोस्टिंग हुई है, और यहाँ पे भी हमारे कॉलेज में भी इसी तरह है कि BSN करा रहे हैं, हम्म जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, और 1 ईयर मिडवाइफरी कोर्स भी हो रहा है। तो हम्म मैम ये उसी तरह से है, FSC मार्क्स लेके अच्छे मार्क्स के साथ जो आते हैं उनको एंटरटेन करते हैं हम। और BSN हम्म भी होती है, BSc के साथ FSC के साथ। मैट्रिक अब सीज हो गया हुआ है, खत्म हो गया हुआ है, कि अब वो वाला नहीं रहा ना, हम्म क्राइटेरिया चेंज हो गया हुआ है। तो बाकी मतलब ये कि ओवरऑल जैसे हैं हमारे 6 कॉलेजेस हैं, हम्म तो उसमें ये सारा हो रहा है। और दूसरा मैम एक तो वेबसाइट है ना, वो अभी मारिया शेयर कर देगी आपके साथ। दूसरा हाँ, क्योंकि जून के मंथ में मैम हर संडे में भी, और बाकी न्यूज़पेपर्स में डेली बेसिस पे भी ये आ रहा होता है इसका ऐड,
हाँ, लेकिन माय अ, डियर आप ये देखें, आप लोग चूंकि उससे कंसर्न्ड है ना, आपको पता होता है। मैं आपको जी एक वो वाला पर्सपेक्टिव जी दे रही हूँ कि जी मेरे पास जी ये एक लिंक मिसिंग था। ठीक। ओके अब आएगा तो जो ऑप्शंस मैं बच्चियों, मतलब बहुत सी बच्चियां एग्जैक्टली एग्जैक्टली बादिल तो नखास साहब कल एक पदक मुझे मिली है, कहती है अच्छा श्योर मेरा बताएं ना, आप इसको डीपीटी में ले दिया ठीक रहेगी। मैंने कहा देखिए, हाँ काम हाँ आपकी बच्ची ने करना है, वो जो भी पढ़ेगी वहां पे उसने अपनी मेहनत और अकल से अपनी जगह बनानी। तो बिल्कुल। और मैम इसमें बीएसएन जेनेरिक जो है ना उसमें तो अब सिविलियंस आना शुरू हो गए हैं, यस, सिविलियन कैडेट्स भी आ रही हैं। तो यस। बीएसएन जेनेरिक के बाद मिडविफरी उनको अभी भी आपके एडमिशंस चल रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे अ, कोऑर्डिनेटर से कि वो मैम मुझे नहीं नहीं इसका ना अभी लिंक। अभी अभी क्लोज हो मैम गया है? अभी क्लोज हो गए हैं। अब नेक्स्ट ओके। ईयर इसी तरह से जून में ऐड आएंगे और जुलाई से अगस्त 1 मंथ होता है इसका चले, रजिस्ट्रेशन। आई विल या बी अवेयर नाउ, और मैं कम से कम उसके बारे में लोगों को गाइड कर सकूंगी। बहुत श्योर मैम शुक्रिया। श्योर। लेट्स स्टार्ट ओके आवर टुडे सेशन जी। आज हम बात करेंगे थेरीज की। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि जी मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ। उसके बाद पब्लिक हेल्थ में मैंने एमफिल किया था, लेकिन जो मेरा करियर है सारे का सारा वो मेडिकल एजुकेशन में है। मेडिकल एजुकेशन में यूएचएस में प्रोफेसर जुनेद को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया, एंड आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट जो उस वक्त इंटरव्यू में भी अपेयर हुआ, और फिर मैं पायनियर ग्रेजुएट भी बनी। तो अ, अभी में मेरा मेडिकल एजुकेशन में जितना ग्रोथ पीरियड है उसमें प्रोफेसर जुनेद हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे उन्होंने मैं जो स्टूडेंट टीचर बन गई थी अपने इमीडिएट फॉलो बैच की, क्योंकि मेरा थीसिस इन प्रोसेस था, और क्रेडेंशियल्स के हिसाब से मुझे इनवाइट किया गया एज अ जूनियर फैसिलिटेटर। तो मोर देन 13 years जी। और फिर मैंने अपना इसमें डॉक्टरेट कंप्लीट किया, एंड नाउ आई एम हियर। पंजाब मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने टीचर के साथ मिलकर के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी। अभी माशाल्लाह वो बहुत फ्लरिश्ड है और बहुत सी चीज़ें ऑटो सिस्टम पर रन कर रहा है। आज मैं आपके साथ एक बहुत सीरियस और ड्राई किस्म का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। कोशिश ये होगी कि हमारा संडे इतना ड्राई ना हो और हम कुछ इसमें से सीख सकें। टेस्टिंग थेरीज पे हम आज बात करेंगे, ठीक है? उस पे जाने से पहले आप लोग मुझे अपना जर्नी बताएं कि आप इस वक्त कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, उस मॉड्यूल में आपने अब तक क्या कर लिया है, और असेसमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। कोई भी हैंड रेस करके अपना इनपुट दे सकता है, प्लीज। और अगर हम चैट बॉक्स में लें तो मुझे चैट बॉक्स में अच्छा लगेगा, फिर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ किसी से भी। आप चैट बॉक्स में बताइए कि अब तक आपने कितने मॉड्यूल्स कर लिए हैं, इस मॉड्यूल में आपने अब तक क्या पढ़ा है, और आपका फेवरेट क्लोज टू हार्ट कौन सा टॉपिक आपको लगा सो फार। तो मुझे चैट बॉक्स चाहिए, प्लीज ओपन इट एंड कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स। मैम सो फॉर तो हमारे अभी ये 2 मॉड्यूल्स हो चुके हैं, अभी ये 3rd मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है ना, तो इसके अभी आज ये 3rd जो है हमारा सेशन है। कल जो ओके, हमारा सेशन था वो असेसमेंट पे ही था मैम, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट हमने पढ़ी, और उसके गुड। बाद हमने असेसमेंट का जो है वो ग्रिड भी हमने पढ़ा। ओके, और आप लोग मास्टर्स टॉस मास्टर्स जो में है है ब्लू ना इस प्रिंटिंग। वक्त? हाँ, इज इट, दिस इज योर मास्टर्स ना? यस ये मास्टर प्रोग्राम है ना आपका? अभी जी। तक आपने कौन से 2 मॉड्यूल्स कवर किए हैं जी? कौन से 2 मॉड्यूल्स आप कवर यस कर मैम। चुके हैं मास्टर्स में? मैडम एक आपने हमने सबसे टीचिंग एंड पहले लर्निंग। वो लर्निंग थे, हम्म। फिर करिकुलम असेसमेंट। आपने करिकुलम कंप्लीट कर लिया है, उसके टीचिंग एंड लर्निंग कर लिया, दिस इज योर थर्ड मॉड्यूल विच इज असेसमेंट, ऐसे ही है? जी ओके। जी। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि हाँ जी। असेसमेंट होती क्या है? व्हाट इज असेसमेंट?
आपने कल 2 दिन लगाए हैं ना? मैम जी हाँ जी, कल हमने 2 सेशंस लिए मैम इसके ना हाँ, 2 असेसमेंट। दिन हो चुके हैं, आज 3rd डे है। तो आपको जी असेसमेंट के, देखें हम सारी उम्र से असेसमेंट देते हैं, आपने जिंदगी में हमें सबसे देखते हैं। आपको असेसमेंट के बारे में जी एज ए प्रोफेशनल क्या समझ आई, असेसमेंट होती क्या है? आसान जुबान में, मुझे कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे आपका कॉन्सेप्ट पता चलना जी चाहिए कि आपने मैम असेसमेंट को स्टूडेंट्स का ग्रास्प different- हाँ कैसे जी किया है। जी। यस, बताइए प्लीज। मैम स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन है एट डिफरेंट लेवल्स। ओके। इसमें फॉर्मेटिव समेटिव है। हाँ जी, फॉर्मेटिव हम्म असेसमेंट में हम इस तरह से करते हैं कि जो है दैट इज नॉट ग्रेडेड फॉर्मेटिव हम्म असेसमेंट। हम्म उसमें हम टाइम टू टाइम जो है स्टूडेंट्स के क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं, ऑस्पीज या ऑस्कीज करवाते हैं, और इसमें ग्रुप डिस्कशंस, क्लास डिस्कशंस भी होती हैं। और इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ग्रेडेड होती है एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। और उसमें जो है वो उसमें हम फॉर्मेटिव को भी थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव बिकॉज दैट इज नॉट ग्रेडेड, तो उसमें हम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, उसकी मार्किंग नहीं होती क्योंकि। और बाकी जो उसका हमने ग्रेड जो पढ़ा था उसमें था कि इम्पैक्ट और फ्रीक्वेंसीज के जरिए हम टॉस बनाते हैं, हम्म टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। जी, वेरी गुड। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस के लिए जो है हमें इम्पैक्ट चाहिए होता है हर सब्जेक्ट के, उसके अंदर जितने भी हम लेक्चर्स कंडक्ट करवा रहे हैं उसके, इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट को अगर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, कोई और डिफाइन करे कि इम्पैक्ट क्या होता है असेसमेंट में। मैडम असेसमेंट हमें हेल्प करती है, मुख्तलिफ हम मेथड्स और टूल्स यूज करते हैं ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि जो हमने हम्म पढ़ाया है या जो बच्चों को दिया उससे उनकी एजुकेशनल नीड्स वर दे मेट और नॉट, और उन्होंने उनको फिर हम और हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज अब हमारे लर्निंग आउटकम्स को मीट करी थी कि नहीं, तो और हमारे लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए हैं कि नहीं। तो उसके लिए फिर 2 तरीके होते हैं, हम जैसे अभी मेजर राहत बता रही थी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट करते हैं और फिर उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो ठीक है। अ, ये सब चीजें तो जब से हम स्टूडेंट थे तब से खुद हम इस को फेस करते आए, जब से हमने टीचिंग ज्वाइन की हम तब से कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि कौन से ऐसी टर्म्स हैं जिसको आपने इस मॉड्यूल में ज्यादा रिफाइन किया, जो कि आप पहले प्रैक्टिस भी कर रहे थे लेकिन अब आप मोर कॉन्फिडेंट हैं। Is there any term or thing which you learned for the first time and now you know its importance regarding assessment? जिस तरह अगर मैं कभी किसी से सेशंस में पूछूं तो वो कहते हैं कि सुमेरा हम पहले भी कर रहे थे लेकिन अब हमें ज्यादा स्ट्रेंथनिंग मिली और अब हम क्लैरिटी आई है कि इसका नाम ये है और इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है। तो पहले हमें कुछ ना कुछ पता था, अब हम ज्यादा जी कॉन्फिडेंट हो मैम, गए टॉस का हम लोग सुना तो था पहले, हैं। जो है जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस जबरदस्त। और ब्लू प्रिंटिंग, यस यस। लेकिन हमें अभी क्लियर जो है वो अभी आइडिया हुआ है मुझे कि ज्यादा इसकी हुआ है स्पिरिट क्या है। टॉस के बारे में। यस मैम, यस, इसकी स्पिरिट उसको क्या किस है। तरह से करना, किस तरह से करना, वो कल बिल्कुल एग्जैक्टली मैम ने बहुत अच्छा समझाया। यस मैम, हाँ जी। एग्जैक्टली। तो आपको टॉस के बारे में मैं इस तरह का फीडबैक सुनना चाह रही हूँ कि आपको टॉस के बारे में जो आप पहले से करती चली आ रही हैं लेकिन अब आपको ज्यादा क्लैरिटी और डिटेल में पता चला है, जो कि हेल्पफुल होगा। एनी अदर प्लीज। जुनैरा थी, जुनैरा का इंट्रो हुआ है भला? एक्चुअली मैम जो जुनैरा है ये इजियो लाइफ टीम मेंबर हैं। अच्छा, ये हमारे ये साथ है, ओके जी फाइन, जी हमारे साथ कोई हैं। मसला नहीं है। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट कोई और जी। एक तो हमें टॉस और ब्लूप्रिंट का पता चला कि हम करते चले आ रहे हैं, पेपर भी हम बनाते जा रहे हैं, टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन अब पता चला कि पेपर बनाने का भी एक साइंस होती है और उसको उसके बीच में रहकर करेंगे तो वो जो असेसमेंट होगी वो फेयर होगी, है ना? अगर आप सब लोगों से मैं ये पूछूं
कि आप मुझे असेसमेंट की रूह बता दें, तो वो मैम रूह इस आपको क्या तरह समझ आई है? आपको उसका सोल क्या नजर आया है? मैम असेसमेंट का इम्पैक्ट सोल और क्या है? फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है ना कि यानी कि अगर रिपीटेडली केसेस वही पेशेंट्स आ रहे हैं तो हम उनको जो है हाँ, ना वो ज्यादा फोकस करें और उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करवाएं स्टूडेंट्स को भी। वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फ्रीक्वेंसीज ना। ज्यादा हैं तो उसी लिहाज से फिर इसके एमसीक्यू जी। एग्जैक्टली। आपको वो बताता है कि इसमें तो आपके स्टूडेंट को इसमें फिर सबसे ज्यादा अननेसेसरी उसमें फिर वेस्टेज ऑफ टाइम जी टाइम हम्म वेस्टेज भी नहीं होगा मैम, यानी कि अननेसेसरी हम जो है वो करिकुलम में अगर हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है और जो जो सीखने वाली चीजें हैं वो उनकी मिस हो वो रही हैं, तो पीछे वो रह गई चीज हैं। हम इसको जो कंपनसेट कर सकते हैं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। क्योंकि यस मैम। आपका जो टॉस है वो आपको ये बताता है कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं और जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसमें जी कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और जो इम्पोर्टेंट होंगी उसको हमने वेटेज ज्यादा देनी। सादा सा कुलिया है ना, यही वाला ना। अच्छा, अब आप मुझे एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। हर चीज की एक रूह होती है ना, सोल होती है, उसका एसेंस होता है। असेसमेंट का एसेंस क्या है? मैसेज क्या है असेसमेंट का? मैम वैलिडिटी ऑफ गुड एग्जामिनेशन, वैलिडिटी होनी चाहिए इसमें। ओके। और रिलायबिलिटी, मैम लायबिलिटी। क्लैरिटी एंड रिलायबिलिटी हो जाएगा। मैम हम्म क्लैरिटी और फेयर एलोकेशन इन हम्म एवरी डोमेन। मैम इसमें हम्म फेयर तरीके से जब असेस किया जाता है तो उसमें हम्म किसी के माइंड में कोई एक तो बायस नहीं रहता या हम्म अनबायस्ड हो जाता है, और दूसरा फेयर मेथड से जो है वो इक्विटी और इक्वालिटी वाला मेथड अप्लाई होता है। यस, यस, दिस इज ब्यूटीफुल। और ये हर बंदा अपनी अपनी बता रहा है कि उसको उसकी सोल एंड स्पिरिट क्या लगी है और असेसमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन है इसमें मैम, सबसे 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 इम्पोर्टेंट जो है स्टैंडर्डाइजेशन है मैम, यानी कि यस, हर इंस्टीट्यूट जो है ना वो एक स्टैंडर्ड तरीके से हर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। इस तरह से नहीं है कि किंग एडवर्ड का स्टूडेंट है तो वो डिफरेंट जो है वो मटेरियल पढ़ रहा है और दूसरे कॉलेजेस के डिफरेंट पढ़ रहे हैं। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना वो इसमें आती है असेसमेंट के एग्जैक्टली। टॉस को। यस लेट्स सपोज आपका कुछ सिलेक्शन, एक ऐड आती है और एडवर्टाइजमेंट आई है, पोजीशन दो है, और आपका सारा ग्रुप उसमें अप्लाई करता है। हम इमेजिन कर लेते हैं एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें आप सबके सब क्वालिफाई करते हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबका पूरा है। अब आप सबके सब उसी 2 सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हो। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि वहां पे इंटरव्यू के दौरान आपका असेसमेंट प्रोटोकॉल या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसकी स्पिरिट क्या होगी, कि फिर जो भी रिजल्ट आया आप उसे मानोगे और आप कहोगे कि यस, बिल्कुल सही है, इसी बंदे की सिलेक्शन होनी चाहिए थी, जबकि आप खुद सेलेक्ट नहीं भी हुए हो। मैम, करिकुलम अलाइनमेंट होनी चाहिए ना, यानी कि जो हमने पढ़ा है हमें उसी में से हमारा जो है ना वो इंटरव्यू हो या उसी में से हमारी चले जो ठीक, है एक वो ये हो गया। दूसरा और असेसमेंट। क्या होना चाहिए? और उसको हम आइडियल मानेंगे कि वहां पे बैठने वाले लोगों को चेकलिस्ट दे दी गई है, ऑब्जेक्टिविटी है, और हर एक के साथ फेयर हम करेंगे, तो आप उसके रिजल्ट्स को वैलिड मानेंगे। मतलब तमाम लोग, वहां शिकायतें नहीं आएंगी, वहां ये नहीं कहा जाएगा हम सिफारिश को टोटली एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपने मुझे बताना है वो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे या असूल होंगे जिनकी बुनियाद पे उस इंटरव्यू को प्लान किया जाए, तो आप उसके रिजल्ट्स को फेयर मानेंगे। मैम कंटेंट बेस्ड अगर हो, करिकुलम के अकॉर्डिंग हो और दिए ठीक हुए है, कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा तो फिर और अनबाइस्ड हो, अनबायस्ड हो, आपको पता देन हो कि क्या सब पूछा लोग जाना जो हैं है। वो स्टैंडर्डाइज। हम्म यस, ओके। जी, तो और स्टैंडर्डाइज देन से क्या सब उसे मुराद है जी? एक्सेप्ट कर लेंगे। हम्म। मतलब बाद में कोई कोर्ट में ना जाए कि जी ये गलत है, मैं इसको वो कर रहा हूँ, तो आप उसे मानेंगे जितने भी लोग हैं, जी 28 के कोई 28 आउट मानेंगे। ऑफ कोर्स जब होते हैं, आउट ऑफ करिकुलम। यस मैम। ठीक है, कोई आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ करिकुलम ना हो तो फिर तो कोई उस पे ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ओके। तो हमें ये पता अब चला मैम कि अगर पहले से सीक्वेंस या फिर उसका बता वो दिया जाए। आउटकम्स
पहले से वो एग्जैक्टली। हो ना, बना लिए जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। और आई आपको थिंक भी सो। पता होना बट चाहिए, ये आप भी ये है, कहेंगी ना कि मैं हाँ स्टेक जी, होल्डर हूँ, कंटेंट मुझे भी बेस्ड हो बताया ना, जाए। कंटेंट हमें पता हो कि हमें यस, हमसे इसमें से ही ये लिमिटेशंस हैं, इसमें से ही एग्जाम होगा, तो कितने देन सेक्शंस नहीं होंगे, होगा। एग्जैक्टली। इंटरव्यू के कितने सेक्शंस हैं, कितना टाइम, कितनी जी, देर तक दिया जाएगा, बिल्कुल और कौन बिल्कुल से बिल्कुल। एरियाज पे बात की जाएगी, और उनका जी, सीक्वेंस क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा। डिफाइन होंगे तो मैम इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली। फाइन। तो हमें पता चला कि जो असेसमेंट की स्पिरिट है वो ये है कि सभी लोगों को जो उस वक्त उस असेसमेंट में से गुजर रहे हैं एक जैसा चांस दिया जाए, इवन के टाइम भी एक जितना दिया जाए। Yes. ट्रांसपेरेंसी आ गई, स्टैंडर्डाइजेशन आ गई, ऑब्जेक्टिविटी आ गई। अभी आपने कहा बायसनेस ना आए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, किसी का भतीजा भांजी आ रही है तो वो पैनल में नहीं बैठ सकता, उसको वहां से उठा देना चाहिए। तो अगर इस तरह के हम असेसमेंट हो, इंटरव्यू हो, पेपर चेकिंग हो, अगर हम इसको इतना ट्रांसपेरेंट बनाएंगे तो हम उनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे और वैलिड मानेंगे। ठीक है। तो असेसमेंट जो है ना वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स डोमेन है। आखिरी सवाल, क्या असेसमेंट के थ्रू जो हम आजकल कर रहे हैं किसी भी बंदे की उस स्पेशलिटी में या उस सब्जेक्ट में काबिलियत को परखा जा सकता है? जितना वो काबिल है, क्या उसके रिजल्ट्स उसकी उतनी काबिलियत को शो करते हैं? एग्जैक्ट। मैम एक्चुअली काबिलियत इस एग्जाम से नहीं शो होगी, हाँ उसका नॉलेज टेस्ट हो सकता है कि नॉलेज कितना है, मतलब नहीं, हम सिर्फ नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिकल्स भी तो हो लेते हैं ना। जाएगा। नहीं नहीं, हम प्रैक्टिकल, मैंने आप पूरी एग्जाम की बात की जिसमें जी नॉलेज रिटन भी होगा, जी, स्किल इसमें बेस्ड एग्जाम भी होगा, ऑस्ट्री भी करवा रहे हैं हम, हाँ जी। सारा कुछ तो होगा। इसमें तो हम एक तरह हाँ की, जी। लेट्स सपोज फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, चाहे वो नर्सिंग का है, चाहे वो मेडिसिन का है, डेंटिस्ट्री का है, तो वो फोर्थ ईयर के कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर एक पूरा इम्तिहान देता है। तो हमें वो उसकी उन सब्जेक्ट्स के अंदर काबिलियत ही बताता है ना, क्या उसके जी स्कोर उसकी काबिलियत का पता देते हैं। यस मैम, बिल्कुल होती है मैम असेसमेंट, काबिलियत की असेसमेंट होती है इसमें। मुकम्मल पता देता है या उसमें कुछ कुछ भी हो सकता है? आपके ख्याल में क्या वो जो असेसमेंट हो रही है क्या वो मुकम्मल पता देगी? मैडम थोड़ा इस बहुत इसीलिए फ्लॉज तो होंगे इसमें। ये बहुत हाँ सीरियस सवाल है, सोच के जवाब दें इसका। जी मैम, फ्लॉज तो थोड़े बहुत हो सकते हैं मैम, क्योंकि हमारा कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज और बहुत ज्यादा जो है वो अप टू डेट, अप टू द मार्क एग्जामिनेशन नहीं चल रहे होते मैम, थोड़ा बहुत फ्लॉज हाँ, उसमें हो सकते हैं। यस। तो अब पता ये चला कि जो नंबर्स हमारे, एक्चुअली नंबर गेम ही है ना माय डियर। आप देख लो, हम इस वक्त जितनी असेसमेंट कर रहे हैं अल्टीमेटली तो हमारे पास नंबर आ रहे हैं ना। नॉलेज ग्रेड्स आ रहे हैं, ग्रेड्स, यस मैम। हाँ, ग्रेड्स। आप नंबर की बुनियाद पे ग्रेड बनाते हो ना। नंबर जी एक ग्रेड की कैटेगरी में फॉल करता है तो आप उसको ओवरऑल ग्रेड दे देते हो। है तो सारी नंबर की गेम ना। जी बिल्कुल ऐसे। एमसीक्यूज में भी नंबर है, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन में भी नंबर है, ऑस्की स्टेशन के भी नंबर हैं, फिर वो जो क्लिनिकल शॉर्ट केस दे रहा है उसके भी नंबर हैं। आप असेस उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स कर रहे हो, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, लेकिन दे आप नंबर रहे हो। इसमें तो जी कोई दूसरी राय नहीं है ना। यस मैम। और मैम वो एक हमारा नंबर की, दूसरा क्राइटेरिया क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी होती है ना, कि क्लिनिकली पेशेंट्स के साथ डीलिंग और अपने पीयर्स के साथ डीलिंग किस तरह से जो है ना वो वो स्टूडेंट्स एक कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में आती है, लेकिन मोस्टली Yes. पीजीज में होती है, और प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम बहुत ज्यादा उसमें पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे हम बात करें वहां पे तो इसकी कोई बहुत खास आ, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता इसमें। मैम मतलब इसमें जो हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं है। इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, 360 डिग्री इवैल्यूएशन अगर एक स्टूडेंट की है तो उसमें काबिलियत तो फिर उसमें आ जाएगी ना, हाँ, लेकिन ये हम इम्प्लीमेंटेड नहीं उसको है भी ना। तो असेस करेंगे। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे हमारे जी यहाँ तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है प्रैक्टिकली। और जो पोस्ट जी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं उसमें उसकी इंटरनल असेसमेंट में इसका एज सच कोई रोल नहीं, उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो हमें ये पता चला कि ये जो नंबर्स की गेम है, नंबर हमें, हमारे सामने सिर्फ नंबर पड़े होते हैं।
हम उसी की जी बेस पे कहते हैं ना, ये हाई अचीवर्स हैं, ये लो अचीवर्स हैं, और ये जो हैं ये एवरेज स्टूडेंट्स मीडियोकर्स हैं, यस मीडियोकर्स हैं। इस पे हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी इस पे। आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और वो पढ़े हैं अभी असेसमेंट में, कि वो भी टॉपिक्स बाकी हैं? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स नहीं पढ़ा अभी हमने। डिफिकल्टी इंडेक्स पे नहीं पढ़ा? नो। सजाद साहब, वो आगे के आपके टाइम टेबल में है? प्लीज मुझे बताइएगा, होगा तो जरूर। मैम राइट नाउ जो है ना सर ने शेयर नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होगा इंशाल्लाह। डेफिनेटली होगा वो असेसमेंट जी में उसके बगैर, ताकि मैं जी फिर जी उस पे ना करूं, क्योंकि मेरी डोमेन में नहीं आता। ओके जी फाइन। मैम। मैं सिर्फ अभी तक आप लोगों को प्रिपेयर कर रही थी कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब मुझे ये बता दें कि थेरीज क्या होती हैं। हम थेरी किसको कहते हैं? व्हाट इज अ थेरी? अब तक आपने लर्निंग थेरीज पढ़ी हैं, करिकुलम मॉडल्स पढ़े होंगे, उसमें भी लोगों ने प्रपोज किया था थेरीज। ये थेरीज होती क्या भला? हर जगह आ जाती हैं हमारे सामने। टेस्टेबल स्टेटमेंट टेस्टेबल स्टेटमेंट्स, और क्या मैम होता है उसके अंदर? थ्योरी थ्योरी इज अ मैम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स or यस rules on which the practice is based. यस। और वो थेरी निकालता कौन है? Theory. थेरी बनाता कौन है? मैम जो सोचता है जो उसके ऊपर सोचता है हाँ, मैम, ये बात तो थिंकिंग जो पक्की है करता कि है। उसके पास गौर व फिक्र होना चाहिए, Gauram. हमारे जैसा बंदा नहीं कर सकता। उसके पास दिमाग होना चाहिए, और फिर वो उसको इस्तेमाल भी करता है ना? ये तो पक्की बात है कि थेरी वही बनाएगा। Sometimes group of people work on something and they propose a theory. तो थेरीज के यस बारे में एक बात यह है कि वो हतमी नहीं होती। यस मैम, ठीक है? हाँ जी। आपने अब पढ़ा होगा, आप देख रहे हो ना, अब तो मूवीज भी जो 3D में बनती हैं, 4D में बनती हैं, तो वो आपको डायमेंशंस दिखा रहे होते हैं। ऐसे ही है ना? आप बल्कि जो ये बोर्ड्स लगे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, पहले सिर्फ एक ना प्रिंट आउट लगा होता था। अब जब वो उसको 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल करते हैं, तो आपको उसके ऊपर एक रियल बंदे का इम्पैक्ट आता है, जैसे सचमुच का सही बंदा खड़ा होता है। ऐसे ही होता है ना? तो डायमेंशंस होती हैं। जो यस थेरीज है ना, थेरीज के बारे में ये कहा जाता है, खा वो कोई थेरी हो, चाहे वो टीचिंग एंड लर्निंग की थेरी हो, चाहे वो असेसमेंट की थेरीज हो, theories are the proposal, the thinking process of few people at that time of movement or the context who have struggled to understand something, and they come up with the proposal. ठीक? वो किसी एक खास सवाल के ऊपर स्ट्रगल कर रहे थे उसको समझने के लिए, और उसको समझने के लिए वो जिस प्रोसेस से गुजरे, और वो जो एक आउटकम को प्रोड्यूस करके सामने आए, उन्होंने उसको अपने एक थेरी के नाम के साथ प्रपोज कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद कोई जी, और थेरी एक नहीं आ हाइपोथेसिस सकती। बनाया और एग्जैक्टली उसको टेस्ट किया, और वो पुट अप करा, लोगों को पब्लिश किया कि भाई ये तरीका भी हो सकता है इसको समझने का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थेरी हतमी है, ये भी नहीं है कि जब कोई नई थेरी आएगी तो वो गलत हो जाएगी। पर्सपेक्टिव है ना? मेरे पर्सपेक्टिव से इस साइड मैम से खड़े होकर देखें। एनवायरनमेंट चेंज जी होगा प्लीज, तो वो चेंज भी हो सकती है चीज। सॉरी दोबारा बताइएगा। मैम यानी कि अगर एक एनवायरनमेंट में रहकर किसी ने एक थ्योरी प्रपोज की है तो वो किसी दूसरे सेटअप में, किसी दूसरी एनवायरनमेंट में वो चेंज भी हो सकती है। वो डिफरेंट हो सकती है, तो वो बंदा फिर डिफरेंट, अपनी हाँ जी अगली ये थ्योरी के साथ प्रेजेंट करेगा, लेकिन वो पहले वाली जी थ्योरी को नलिफाई नहीं कर रहा। यस मैम, हाँ जी, उसके ऊपर यानी मजीद वर्किंग जो है ना वो यस, तो उसके आपने ऊपर सबसे यानी कि पहले पिछली ये वाला थ्योरी सिरा को बेस पकड़ना है। बना के अगली जी एग्जैक्टली तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। लेकिन होता वो सारा, आपने वो पढ़ा हुआ है ना कि 6 blind men and an elephant, के 6 लोग थे, अंधे थे, और एलिफेंट रखा गया, और उन्होंने हाथ से टच करके बताना था कि एलिफेंट कैसा होता है। तो वो जहां जहां खड़े थे, जिसके हाथ में उसकी ट्रंक आई तो उसने उसको उस तरह से कि हाथी तो वो होता है जिसके ऊपर ये हो, जिसके पास उसकी दुम आई उसने बताया कि जी हाथी तो वो होता है कि कोई एक छोटी सी चीज होती है और वो हिलती भी है।
किसी ने उसकी टांगों में मैम बताया कि परसेप्शन है ना। परसेप्शन है, लेकिन वो सारी परसेप्शंस मिलकर बनाती हाथी ही हैं। जी सही। ठीक है, आपने यस थेरी को हाथी के तौर पे समझना है जो कि ब्लाइंड मैन यस देख रहे थे। फाइन, आज हम उन 2 थेरीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हमारा पूरा दिन है, मैं कोशिश करूंगी कि सब्जेक्ट बहुत ड्राई ना हो। और हमने आज पहला सेशन हमारा 9 to 12 है और दूसरा हमारा था 1 to 4। ठीक है, अभी में हम चलेंगे आज की 2 थेरीज के ऊपर जो कि मुझे कहा गया था कि मैंने आपके साथ कवर करनी है। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी एंड आइटम रिस्पांस थ्योरी। ये 2 बड़ी खूबसूरत थ्योरीज हैं। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी पहले प्रेजेंट की गई थी और आइटम रिस्पांस थ्योरी बाद में प्रेजेंट की गई। आप सब लोग बहुत लर्नड लोग हो, थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगी, उसके बाद काम आप लोगों ने खुद करना है। जब हमारे पास टेस्ट स्कोर आ जाते हैं, जो कि मैं भी आपको पहले बता रही थी कि हमारी सारी गेम नंबर्स की है। ठीक है, तो ये जो थे ना नंबर्स, इसमें ज्यादातर काम हमें स्टैटिस्टिशियंस ने करके दिया हुआ है। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। नॉर्सिनी का आपको पता है, नॉर्सिनी का आपने नाम सुना होगा। आप असेसमेंट की कोई बुक खोलो, उसमें नॉर्सिनी ने इतना काम किया जी हुआ है। मोटिवेशनल। हाँ, और वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। जी मैम। ठीक है, वो बेसिकली स्टैटिस्टिशियन है, उसके साथ उसका मैथमेटिक्स का ग्रिप है। तो वो जो आप और मैं रिजल्ट्स आते हैं ना हमारे पास नंबर्स, उन नंबर्स की गेम जो सी है ना, उसको समझने के लिए स्टैट्स का, आपको स्टैटिस्टिशियंस का और उस तरह के कुछ टेस्ट होंगे, क्योंकि इसमें कंप्यूटर आपको हेल्प करता है। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे सॉफ्टवेयर्स बना दिए हुए हैं। आप उन टेस्ट स्कोर्स की बुनियाद पे बंदे के बारे में कुछ ना कुछ जान सकते हैं कि उसकी एबिलिटी का लेवल क्या है। फाइन, इट इज ऑल नंबर गेम्स। अब ये जो नंबर हमारे पास आ गए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज के नंबर हैं, चाहे वो उसके पूरे साल के पूरे इम्तिहान के नंबर हैं, तो वो जो नंबर ले रहा है, जो स्कोर ले रहा है, उन स्कोर की बुनियाद पे फर्दर कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी बेस पे हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि हम स्टूडेंट की असल काबिलियत का पता चला सकें। क्योंकि जो नंबर हमारे पास उस वक्त आ रहे होते हैं वो हमें उसकी मुकम्मल काबिलियत का पता नहीं देते। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। गैस वर्क भी आता है, गुड लक भी आती है। सपोज मैं बहुत रेगुलर स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन आखिरी दिन में कुछ खास चैप्टर्स पढ़कर नहीं गई और वही आ गए, मेरे उसमें स्कोर कम आएंगे। मेरे साथ कोई एक ऐसा स्टूडेंट था जो कैजुअल था, बहुत कम पढ़ता था, आखिरी दिन किसी ने उसको गेस्ट दिया कि तुम ये पढ़ लो, तो वो तैयारी अच्छी करके आ गया। क्या वो उसकी एक्चुअल काबिलियत का पता दे रहा है? तो नंबर्स भी हमें कई दफ़ा सही काबिलियत तक पहुंचने में मदद नहीं करते। तो जो चीज़ हमें स्टूडेंट की काबिलियत के बारे में पता करने में मदद करती है, वो इस किस्म के कुछ टेस्ट हैं जो थेरीज पे बेस्ड हैं। अब हम उनके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। मैं आपको जो इंडिसेस हैं और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिफिकल्टी इंडेक्स, उसके बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके बारे में यकीनन आपका डिटेल्ड सेशन होगा। हम अपनी थेरीज के दायरे में रहेंगे। मेरा ये ख्याल था कि हमारे पास बहुत से लोग हैं, लेकिन अब हम यूं करेंगे कि शायद आपके एक एक दो दो लोगों के पास इस वक्त मेरे पास टोटल कितना स्ट्रेंथ है पार्टिसिपेंट्स का, हम 3 लोगों को निकाल के, आई थिंक वी आर 9 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। मैम मेरे ख्याल में 9 है मैम। 9 ही होंगे 9। ना, हम 3 लोगों जी को जी अगर मैम। निकाल दिया जाए तो। जी मैम, क्योंकि मैम एक 9 है, में वो से एक नहीं, 9 में मोबाइल से भी से डॉक्टर कनेक्टेड राहिला है। ने 2 से जी ज्वाइन जी किया हुआ है, बिल्कुल, वो 8 है मैम। तो टोटल 8 होंगे। फाइन, जी मैम। अब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप प्लीज इनको 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। और अब यकीनन एक ग्रुप में एक ही बंदा काम करेगा और ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि जो वो काम करके लेकर आएगा वो उसने डिटेल में पढ़ा होगा। ग्रुप 1 और जी 2 को ठीक मर्ज कर दें है। और इसको एक बना दें। ठीक है, टोटल हमारे बनेंगे 7 ग्रुप। आपको मैं जी रिसोर्सेज शेयर कर देती हूँ। जो पहले 3 होंगे ना क्लासिकल टेस्ट थ्योरी तक, ये हम अभी लेंगे प्रेजेंटेशन आधे घंटे के बाद। ठीक है, फर्स्ट प्री लंच सेशन तक। जो बाकी है ना, ये थोड़ा सा
ज्यादा काम होगा, ये लोग अपना काम करते रहेंगे और इनकी प्रेजेंटेशन 1 बजे के बाद होगी, लेकिन ये होमवर्क अभी से शुरू कर देंगे। कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी, आप मुझसे पूछेंगे। उसमें मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ कि जो गाइड बुक दे रही हूँ, जो थेरीज दे रही हूँ, जो फॉर्मूलाज दे रही हूँ, जो भी ग्रुप या मेंबर मेरा उस पर काम करेगा, उसने फॉर्मूलाज में और स्टैट्स में गुम नहीं होना। ये लिख लें प्लीज। आपने उस रीडिंग मटेरियल में से उसका रिस्पॉन्स और उसकी इंटरप्रिटेशंस को पिक करना है। हमने फॉर्मूलाज में गुम नहीं होना, क्योंकि फॉर्मूलाज हमें कंप्यूटर देगा, हमने वो नहीं सीखने। हमें उसकी इंटरप्रिटेशन का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो थ्योरी हमें क्या जानने में नंबर्स के साथ हेल्प करती है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स हैं। पहला ग्रुप आप बना दें जिसमें ये दोनों ग्रुप है ना, वो एक बंदा करेगा। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमें एक बंदा प्रेजेंटेशन देगा उसकी टाइप्स के साथ। कोशिश करें कि आप हमें उसकी एग्जांपल भी दे दें, जो भी देगा। और बाकी जो होंगे, इस तरह हमारे टोटल 7 ग्रुप्स बनेंगे। अगर किसी में कोई 2 लोग जाते हैं तो वो जो आखिरी वाले हैं उनमें बेशक आप दो दो कर दें किसी में, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी रीडिंग है। मैं आप लोगों के साथ सजा साहब, अगर आप मुझे अपना ईमेल सेंड करें तो मैं आपको इसका वो फॉरवर्ड करती हूँ रीडिंग मटेरियल। पहले वाले जो हैं वो आप, ओके फाइन। हर बंदा जो प्रेजेंट करेगा वो अपना समझने के लिए यूट्यूब की वीडियो सुन सकता है, गूगल से हेल्प ले सकता है। आपको ओपन लिबर्टी है, आपने हमें उस कॉन्सेप्ट को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन पे समझाना है, और वहां पे फिर मैं आपको हेल्प करूंगी अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी। मैं रीडिंग मटेरियल शेयर कर रही हूँ जनाब आप लोगों के साथ। एंड आप नोट कर लें इसका प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको बंद करूं और फिर मैं आपके साथ बाकी चीजें शेयर करूं। 10 बज रहे हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन 11:30 पे स्टार्ट कर देंगे। मैम आपकी स्क्रीन पे शो तो नहीं हो रहा? क्या शो नहीं हो रहा? जो मैम रीडिंग एक्चुअली मटेरियल आपके ग्रुपिंग जो शो है, एक ही ग्रुपिंग फॉर है। आपकी नहीं हो रही मैम, सिर्फ फर्स्ट स्लाइड ऑन है। नहीं नहीं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप चैट बॉक्स में डाल दें। मैं आपको रीडिंग मटेरियल सेंड कर रही हूँ, ओके मैम। ठीक है? आप ले लें तो फिर मैं इसको, मैम एक्चुअली आपके वो जो स्क्रीन में, जी जी दिस वन, ओके मैम। इसको आप ले हाँ, लेना। मैं इसको ऑफ करती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक हो गया। डन? तो मैम एक मिनट। प्लीज सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और आप चैट बॉक्स में डाल दें ताकि उन लोगों को पता हो। डन मैम। Great. You are allowed to search everywhere to understand the concept which has been assigned to you. और अगर आपको उसमें कुछ नहीं समझ आएगा तो आप स्लाइड के आखिर में उसको क्वेश्चन मार्क देकर हमें बताएंगे भी। फाइन। तो इस तरह से हम बहुत इंटरेस्टिंग सेशन करने जा रहे हैं जिसमें आप खुद पढ़ेंगे और पीयर टीचिंग करेंगे। अब हम आगे चलते हैं जनाब, और हम इसको, मैम ग्रुप नंबर्स जो है ना वो नेम्स के साथ अगर आप बोल दें एक दफा तो सबको पता चल जाए कि किस क्या करना है। हम आपके ग्रुप बनाएंगे ना, यहाँ पे रूम्स बनाएंगे। तो जब हम आपके रूम्स बनाएंगे राइट, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको वही मटेरियल भेज दिया जाएगा। मेरे साथ 2 हेल्पर्स हैं ना, इतने अच्छे प्यारे से, आपको सारा कुछ बता देंगे। इससे डोंट जी वरी। ठीक है, आप ओके मुझे मैम। अगर ईमेल करो डियर तो मैं आपको मटेरियल भेजती हूँ, और फिर हम आपके ग्रुप बना के, पहले ग्रुप वाले ने तो खुद ही सर्च करके बनाना है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आप सस्पेंड में पढ़ चुके हैं, आपने इसकी डिटेल हमें बता। मैम मेल एड्रेस आपको व्हाट्सएप मैंने कर दी मैम। बस मैं आपको अभी उसमें भेज रही हूँ, और फिर आप इनके ग्रुप बनाओ अभी। हर ग्रुप में हम उसका रीडिंग मटेरियल उनको शेयर करें। फाइन। नहीं जी, मैं आपको इसका शेयर करने लगी हूँ। चलें, आप इनके ग्रुप्स बना दें उतनी देर तक प्लीज। मैम मेरे खातून है और रूम 1 शेयर किया गया था। व्हाट इज वैलिडिटी एंड ग्रेट रिलायबिलिटी एंड ग्रेट, प्लीज इट्स स्टार्ट टाइप्स। इट, प्लीज स्टार्ट इट। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आई मेजर खातून हमारे AFNS officers in CMH Lahore, and
आपको मैम मैंने My होस्ट topic बना is दिया मुझे खातून, ये आप देख लीजिए। मैम आपको हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना, ताकि हम देख सकें। एक्सक्यूज मी मैम, मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी कि मेरे पास अभी वो नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। तो मैंने सारा मटेरियल अपना उसमें राइट डाउन किया है, नोट डाउन किया है, और वो आप अगर चाहें तो मैं आपको बता सकती वो चैट बॉक्स में आप हमसे शेयर कर दें उसके स्क्रीनशॉट्स, और वैसे आप वर्बल प्रेजेंटेशन दे दें फिर। हूँ। अलग से प्रेजेंटेशन नहीं, वर्बल आप हमें मैं जो मेरी टू जी वर्बल में मैं आपको दे रही हूँ, और वो बाद में मैं फिर चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और मैं मेरा छोटा सा बच्चा है, मैंने उसको भी एंटरटेन करना, कुछ खाने को देना, इसलिए मैं जी चाह जी रही हूँ कि प्लीज मैं आप पहले करिए प्लीज अपना प्लीज। जी मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। Reliability, what is reliability and validity? Reliability is referred to the consistency of measure, whether the result can be reproduced under some condition. And the examples of reliability is an attribute of Meyer's instrument. There is a survey, and we can measure by weighing scale and even blood pressure monitors. और फिर इसके अलावा कल एक मैम ने बताया था, कल के लेक्चर में यही है, नोर्सेनी मॉडल से वो उससे हम वो कर सकते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को। तो जो इमीडिएट सेंटर में है, दिस इज वैलिड, एंड जो डिस्पर्स इन साउंडिंग वी कैन रिलायबिलिटी। ओके, अच्छा, आप हमें वैलिडिटी रिलायबिलिटी जो बता है रही हैं रेफर्स मैम। टू हाँ, लेकिन आप रिलायबिलिटी को यस आसान लफ्जों में कैसे समझाएंगी? अगर आप कल भी पढ़ चुके हैं तो आज तो रिवीजन हुई ना, तो आसान लफ्जों में कैसे रिलायबिलिटी मैम यही है, ऐसा है रिलायबिलिटीज को हम इसके एग्जांपल, आसान एग्जांपल दूं, मतलब मैं जैसे मैम आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को हम इस तरह से जो मैनुअल हम कर रहे होते हैं उसको हम इतना रिलायबल नहीं कहते, और जो हम डिजिटल मशीन पे वो करते हैं तो उस पर कहते हैं दिस इज वैलिड। और इसी तरह से वेइंग स्केल भी जो है इसका, तो उस पर भी डिजिटल एग्जाम्स की मशीन पे रिलायबिलिटी करते को मैम कैसे इंश्योर करेंगी? एग्जाम से रिलेटेड मैम, उसमें भी आपने सबसे पहले वो जो बना है एग्जाम, वो तमाम क्राइटेरिया इस पे पूरा उतरता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको मॉनिटर करें तो वैलिड होगा, अदरवाइज। ओके, और मैम वैलिडिटीज जो है जो refers to accuracy of Meyer's, whether the results really do represent what they are supposed to Meyer। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स मतलब मैम दें तो वो ये है कि validity is concerned with whether the instrument is measuring the things. It's supposed to Meyer's validity is concerned with consistency and stability. और फिर इसकी टाइप्स जो है मैम रिलायबिलिटीज की, दिस आर वेरियस फॉर्म वैलिडिटी। वो हमारे एक दूसरे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि उन्होंने बीसी पे काम किया हुआ है, वो हम उनसे पूछ लेते हैं। मैम, आप अपने बेबी को अटेंड करें और कोशिश करें कि वॉल्यूम ऊंचा रहे और आप सुन सकें कि प्रोसेस क्या चल रहा है। जी मैम, ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके। थैंक यू। जी मैम राहीला, आप प्लीज देखिए अभी कोई काम बना है, आपकी प्रेजेंटेशन आ सकती है। जी मैम, मैंने चैट बॉक्स में कर दिया, अगर वो शेयर कर दें तो, क्योंकि मेरे सामने उसी तरह ही आ रहा है, अगर डॉक्टर सजाद शेयर कर दें तो। ये डॉक्टर आइला, ये शेयर हो रही है, आपकी नजर आ रही जी है जी हो पिक्चर? रही है, जी 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 हो रही है। जी, आई एम मेजर राहीला। My topic was reliability and its types. So first of all, I will define reliability. तो reliability ये है कि हम different experiments करें तो हमारे same compatible results आए different situations में। ये है कि इसका मतलब ये है कि how dependable, trustworthy और faithful the test is. Next कैसे करना है? मैं करूंगा आपको चेंज। जी, तो ये टाइप्स इसकी से हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं रिलायबिलिटी की, वो मैं वन बाय वन करती हूँ। सर अगला कर दें आप, टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी वाली जो है स्लाइड।
टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी ये है कि वो मेजर करती कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। जब आप वही सेम टेस्ट सेम सैंपल एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम करते हैं तो वही सेम रिजल्ट आए। जैसे मैम क्वेश्चन कर रही थी कि आप कैसे यानी एग्जाम की रिलायबिलिटी कैसे करेंगे, कि हम वो डिफरेंट स्टूडेंट्स पे बार बार वही टेस्ट अप्लाई करते हैं तो सेम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो इसका मतलब है ये टेस्ट रिलायबिलिटी है, ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। नेक्स्ट, अगला है यहाँ पे डिसीजन पॉज कंसिस्टेंसी। लेते हैं मैम राज़िया, आपकी परमिशन से। जी मैम। डिफरेंट स्टूडेंट्स पे जब रिलायबिलिटी को आप टेस्ट करती हैं तो थ्योरी हमें ये बताती है कि सेम ग्रुप ऑफ पीपल सेम टेस्ट और रिपीट करेंगे कुछ वक्फे के बाद, और वक्फे अगर के वो बाद उसके, हाँ, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी द सेम। यस मैम। अगर आपने टेस्ट रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी पता करनी है तो वही टेस्ट उसी ग्रुप को दोबारा दिया जाएगा कुछ अरसे के बाद, और वो वही ग्रुप दोनों दफा जो स्कोर कर रहा है उसके बीच में जो आएगा वो उसकी रिलायबिलिटी होगी। सिर्फ ये करेक्ट कराना था, आगे चलिएगा। अच्छा, decision consistency ये estimate है how consistent the pass fail decision is in your test। यानी कि if someone took your test today, had their brain wiped off that memory and took the test again next week, तो क्या probability है that they would obtain the same classification both times। ये जो मैम ने भी जिक्र भी किया। यस, सेम ग्रुप, सेम जी रिजल्ट, सेम जी पेपर, सेम ग्रुप। और फिर आपने उसका रेंज देखना है कि सेम रेंज में आते हैं या नहीं, इसको रिलायबिलिटी टेस्ट कहते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट उसी तरह जिस तरह एक ही बंदे का आप 2 या 3 मॉर्निंग में फास्टिंग ग्लूकोज लें तो देखेंगे कि वो कितने रिलायबल है। ठीक है, सर नेक्स्ट प्लीज। Internal consistency reliability ये type of reliability that is used to determine the validity of similar items on a test। All questions on a test proposed to measure certain contents should produce similar and consistent results। So inter-rater reliability ये है कि in instances where there are multiple scorers or raters of a test, the degree to which the raters' observation and scores are consistent with each other। जैसे हम ये टॉक्स में डिफरेंट स्टेशन लगे होते हैं, डिफरेंट रेटर्स हैं, डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब डिफरेंट एग्जामिनर असेस कर रहे हैं, तो वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है कि डिफरेंट स्कोरर्स या रेटर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं तो वो सेम ही रिजल्ट आए, तो वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। नेक्स्ट है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। It is a measure of reliability obtained by administering different versions of an assessment tool। Both versions must contain items that probe the same construct, skill, knowledge, base, etc. To the same group of individuals। ये पैरेलल फॉर्म्स हैं। मैम इसका प्लीज आप ही ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे हमें पैरेलल फॉर्म्स। इसमें ये होता है पैरेलल वर्जन्स का कि आपने स्किल टेस्ट भी कर लिया, आपने नॉलेज टेस्ट भी कर लिया, जिस तरह कि आप रूटीन में सब नर्सिंग में भी आप करते होंगे ना, आप उनके वो ले रहे हैं। पैरेलल टेस्ट में ये होता है कि हम 2 तरह के टेस्ट एक ही वक्त में देते हैं। सेम ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी एक्सपोज टू द सेम टेस्ट आफ्टर अ मंथ और 2 वीक्स, और फिर हम देखते हैं कि उनका स्कोर कैसे होता है। इसका इसेंस ये होता है जी, मैं आपको सादा लफ्जों में रिलायबिलिटी का बता दूं। रिलायबिलिटी स्कोर्स की होती है कि वो जो स्कोर अचीव कर रहा है स्टूडेंट, क्या वो रिलायबल है, क्या वो हमें उसके बारे में सही पता देते हैं जो हम जानना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर हम नॉलेज टेस्ट करते हैं, आज आप नर्सिंग के या मेडिकल क्लास में एक टेस्ट आपने दे दिया, ठीक है, आपने वही टेस्ट 1 माह के बाद उसी ग्रुप ऑफ पीपल को दोबारा दिया। अब हमारे पास आ गए 2 रिजल्ट एक ही बंदे के, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है, रेटर रिलायबिलिटी ऑफ पेपर ये होती है कि क्वेश्चंस की रिलायबिलिटी आप आपस में भी चेक करते हैं कि पूरा क्वेश्चन की कितनी बनती है, और फिर उससे जो स्कोर्स आ रहे होते हैं वो उतने ही रिलायबल होते हैं। अब इंशाल्लाह जब आप लोग रिसर्च करने जाओगे तो आप रिसर्च क्वेश्चनियर अगर आप फर्स्ट टाइम डेवलप कर रहे हो ना माय डियर, वैलिडेटेड नहीं है वो, पहले आपने फर्स्ट टाइम सवालनामा बनाया, तो आप उस सवालनामे की भी रिलायबिलिटी चेक करेंगे और उसमें आपको स्टैट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी तरह जो जी पैरेलल टेस्ट होते हैं, पैरेलल टेस्ट में आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्ट सेम ग्रुप ऑफ पीपल को अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद एक से ज्यादा इम्तिहान ले, ठीक है, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्ट्स चेक कर रहे हैं। कुछ अरसे के बाद आप उनको करेंगी
और आप ये देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर मैं उन दोनों इम्तिहानात में अपीयर होती हूँ, तो क्या मैंने दोनों दफा कुछ वेरिएबल होगा जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, थोड़े से फर्क के साथ क्या मैं उसी रेंज में स्कोर करती हूँ? अगर तो मैं उसी तरह कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि टेस्ट के रिजल्ट्स मेरी एबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत रिलायबल रिजल्ट दे रहा है, मैं उसके बीच में फॉल करती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि एक टेस्ट में मैंने बहुत हाई स्कोर किया और दूसरे में उन्हीं सवालों में मेरा रिजल्ट बहुत डिफरेंट है, तो यहाँ रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोर वुड बी क्वेश्चनेबल। जी ठीक है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक टूल होता है ना, तो इसमें पैरेलल फॉर्म से मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा चीजों को टेस्ट कर रही हैं और फिर कुछ अरसे के बाद आप उतने ही सारे टेस्ट को दोबारा रिपीट करेंगी। जो एक सिंगल टेस्ट था उसकी बजाय ये मुख्तलिफ डोमेन्स वो खुद भी बता रहा है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, एटीट्यूड भी आ जाएगा, तो वो मल्टीपल टेस्ट को आप दोबारा टेस्ट कर लेंगे और ज्यादा टूल आपके टेस्ट हो जाएंगे। दिस इज ओनली डेफिनेशन। इसके आगे प्लीज। जी मैम, थैंक यू। आगे सही मैम, अब कंपोनेंट से 4 जो फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और ड्यूरेशन और एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट इससे आपको क्या समझ आया? मैम, इससे मैंने मैम प्रोबेबिलिटी यानी कितनी दफा वो एक इवेंट यानी कि अकर हो रहा है, किसी भी चीज की और डिवाइड बाय रिलायबिलिटी में टोटल ये नंबर। फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जी मैम। किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी में, स्कोर्स की रिलायबिलिटी में, ये जो आपने 4 कंपोनेंट्स दिखाए थे, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। जी मैम, कितनी यानी जैसे हमने अभी जिक्र भी किया ना, कितनी ड्यूरेशन, जैसे कभी हम कह रहे हैं कि 2 वीक्स के बाद या मंथ के या बाद फिर यस, ये एनवायरनमेंट वो क्या है, फैक्टर्स हैं। यस, सेम तो ये वो एनवायरनमेंट हो। फैक्टर्स हैं जो मैटर करेंगे। जी मैम। ठीक है ना? तो आपको जी रिलायबिलिटी के बारे में, क्योंकि जो हम थेरीज पढ़ने जा रहे हैं ना डियर, वो इनके ऊपर बेस करती हैं। अगर हमें ये चीजें नहीं पता होंगी, जो क्लासिकल टेस्ट थेरी है वो टोटली रिलायबिलिटी पे बेस करती है। जी मैम। वो जो हमारा ग्रुप हमें पढ़ाएगा वो हमें ये बताएगा कि रिलायबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है ना? तो जी हम आगे चलते हैं जी, प्लीज। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है जी? मैडम ग्रुप ग्रुप 3। मेरा ख्याल है ग्रुप 3। आपने हमें क्लासिकल टेस्ट थ्योरी पढ़ानी है। जी जी मैडम, ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लें। स्क्रीन शेयरिंग प्लीज ऑन। जी मैं करता हूँ, जी मैं करता हूँ। आपको होस्ट बनाते कुरतुलन हमें आपसे काफी उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन शेयरिंग चल जाएगी। नहीं नहीं मैम, चल जाएगी इंशाल्लाह, बस आपको हम होस्ट बना देते हैं। जी 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 डॉक्टर कुरैतलैन, आप होस्ट हैं। जी। जी प्लीज बिस्मिल्लाह करें। जी आपकी शेयर हो रही है। हो गई हो गई है, मैं शेयर कर रही दैट्स हूँ। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। जी आप इसमें रिलायबिलिटी को साथ लेके चलेंगी कुरतुलन? ठीक जी है। जी जी। असल में ना मैडम, मैंने वो आईआरटी से शुरू कर लिया था ना, तो इसलिए ये अच्छा क्लासिकल टेस्ट ये थ्योरी बहुत सिंपल इट है। बेसिकली Gigi, it is basically describes the relationship between observed scores on a test and presumed but unobserved true scores for an examinee. The theory has its origin when इसमें ये कि there was a psychometrist Charles Spearman who was the founder of the classical test theory. He had an understanding that there were generally always going to be errors in test measurements, that these errors are random variables, and finally they could be correlated and they could be indexed. So classical टेस्ट थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो कैंडिडेट का ऑब्जर्व्ड स्कोर होता है वो उसकी ट्रू एबिलिटी और जो टेस्ट का रैंडम एरर होता है वो दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ओके, फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल कुरतुलन आप हमें जी थोड़ा सा हाँ इसको समझा दें कि जी वो जो ऑब्जर्व्ड इसको स्कोर है वो टेस्ट के टोटल मार्क्स हैं और वो जी ट्रू हमें प्रिडिक्शन नहीं देते कि अब इसको जितना स्कोर लिया इसको वाकई उतना आता है। जी जैसे फॉर ऐसे ही है एग्जाम्पल ना? जी जी if a candidate completes a numerical test and the score is 16 out of 20, this is his observed score. However, no test is 100% reliable, so there will always be an error influencing. It means the candidate's observed score will differ from the true score. तो ये उसका observed score था 16. The क्योंकि हो goal सकता of है the उसने 2 सवाल पूछ के किया हो किसी से
और वो तुक्का जी लगाया और वो ठीक हो गए हों, तो वो एरर बन जाता है, उसकी जी ट्रू एरा एबिलिटी नहीं बता रहा ना। जी उसकी ट्रू एबिलिटी नहीं बता रहा. द गोल ऑफ द क्लासिकल टेस्ट थ्योरी इज बेस्ड क्लासिकल टेस्ट थ्योरी बेस्ड असेसमेंट इज टू मिनिमाइज द एरर कंपोनेंट इंश्योरिंग मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड स्कोर एंड ट्रू स्कोर. इसीलिए क्लासिकल टेस्ट थ्योरी की बेस पे जो असेसमेंट होती है उनमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यस, और इट डिफर्स फ्रॉम, अब ये आगे आईआरटी हम डिस्कस हम करेंगे इसको तो बाद में पढ़ेंगे, आप अभी हमें जी सिर्फ जी. क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, उसकी It is suitable लिमिटेशंस। for small sample size. It is suitable for small sample size. It assumes that all items in an assessment instrument make an equal contribution to the performance of the student. And its major advantage is that it makes relatively weak assumptions, which makes it easy to apply in many testing situations. That's all. एडवांटेज क्या बताया आपने हमें? मैडम इसकी assumptions ना जैसे आईआरटी की बहुत स्ट्रॉन्ग assumptions होती हैं, लेकिन यस, इसमें थोड़ी वीकर होती हैं, तो इसको आप बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में इजीली अप्लाई कर सकते हैं. इसको अप्लाई करना आसान है, लेकिन आईआरटी जैसे अप्लाई करना ज्यादा मुश्किल है. उसको एक एक आइटम को आपको अलग-अलग करना पड़ता है, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें पूरा टेस्ट जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस कर रहा है, लेकिन उसकी यस, अलग-अलग यस, एबिलिटी को नहीं कर रहा होता. यस। तो हम क्लासिकल टेस्ट थ्योरी मोस्टली ऐसे टेस्ट पे अप्लाई करते हैं जो बहुत मैथ्स लेवल पे होता है, जी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो वहां पे ये हमें जी क्विक फाइंडिंग्स दे देता है, और ये स्टैट्स के थ्रू होता है। आप इसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं, सारे टेस्टों को आप अगर डाल देंगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, और वो आपको ओवरऑल पूरे एग्जाम की वो एक मजे की शीट बना के देगा। ठीक है, जी तो ये याद रखना है जी. आपने तो कि वो ये, हाँ, एनालिसिस में यूज करना इजी होता है. बहुत आसान होता है। और ये ओवरऑल आपको एक पूरे टेस्ट का, जैसे आप अभी रिसेंटली एमडी कैट हुआ, आप सोचे कितना बंदा पेयर हुआ जी था जी इस साल, बताएं जरा। पिछले साल पंजाब में से कोई 70,000 के 80,000 रिपेयर हुए थे, तो पूरे कंट्री से पता नहीं कितने अपेयर हुए। जी तो जो आपको क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है, वो एक ही क्लिक में सॉफ्टवेयर अगर आपके पास होगा तो आपको एक बड़ा खूबसूरत सा वो अ, तैयार करके दे देगा। बट ये एक होलिस्टिक पिक्चर देता है, बिग पिक्चर देता है, और बारीकियां नहीं बताता। जी लेकिन ये बिल्कुल. थ्योरी पहले आई थी, और क्लासिकल इसको टेस्ट रिफाइन थ्योरी। करने के लिए, एबिलिटीज को बेटर असेस करने के लिए फिर आईआरटी. यस, वो बाद में आया जी था, डिटेल्ड है और काफी कुछ बताता है हमें। इसी तरह जो हमारा ग्रुप आईआरटी तैयार कर रहा है, उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें उसके एडवांटेजेस भी बताए, उसकी लिमिटेशंस भी बताए। और गाइड 72 रह गई थी डॉक्टर सजाद, जो शेयर नहीं हुई थी, जी मैम. तो वो हम इनको मैम शेयर हो गई थी. रीडिंग मटेरियल में हम इन्हें दे देंगे। जी मैम. और हम यूं करते हैं कि अब हो रहे हैं 11:30, हमारी ब्रेक बनती थी 12 बजे। जी मैम. जी तो अगर अब हम ब्रेक ले लें, और संडे है, सब लोग अपना अपना काम खत्म करें, 1 घंटे के बाद आए, लेकिन प्लीज जिन ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन रह गई है वो बहुत अच्छी तैयार हो। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मास्टर्स क्लास है। जो प्रेजेंट करें वो उसको पूरे तरीके से समझें। आपके पास टाइम है, आप यूट्यूब खोल सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको जो आर्टिकल असाइन किया गया उसको मजीद समझने के लिए कुरातुल्लाह ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, शॉर्ट क्रिस्पी बट विद द कॉन्सेप्ट। तो हमारी उम्मीद होगी, क्योंकि वो हमारी मेन सोल है हमारे आज के सेशन की। तो सजाद साहब, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम 1 घंटा पीछे कर सकते हैं, लाइक हम 12:30 आ जाएं, और इसी तरह जी. फिर हमारा सेशन भी पहले क्लोज हो जाएगा। ओके मैम. जी मैम. इजाजत है? जी जी बिल्कुल मैम. मेरे पार्टिसिपेंट्स एग्री करते यस हैं? मैम. ओके. ओके, तो लेकिन प्लीज जिन जी लोगों मैम, की ग्रुप 12:30 इज फाइन. प्रेजेंटेशन है, हाँ, अभी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उन लोगों को, उनका रीडिंग मटेरियल जी मिल गया होगा ना? मैम, ये एएमई गाइड और यस मैम, मिल गया हुआ है। ये ठीक इधर है। ग्रुप में भी अगर शेयर कर लें, हम भी पढ़ लें. सजाद साहब से मैंने कहा था कि वो सब मैम पार्टिसिपेंट्स को भेजें। मैंने मैम दोनों ग्रुप्स में शेयर किए हैं आपके रीडिंग मटेरियल. 3 आर्टिकल्स हैं, वो शेयर हो गए. व्हाट्सएप ग्रुप में कर दे, नहीं तो इस पे नहीं व्हाट्सएप शेयर हुई. व्हाट्सएप जी. पे किए, व्हाट्सएप ग्रुप हाँ, वो में. सबको अच्छा. मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि जिसने आईआरटी प्रेजेंट करना है वो हमारा रेडी है, मुजाहिद, हाँ जी. जिसने आईआरटी प्रेजेंट करना था, आइटम रिस्पांस थ्योरी जिसने प्रेजेंट करनी थी क्लासिकल के बाद, जी वो मैम, तैयार मेरा है? है आपका. ओके, हम आपका डॉक्टर साहिबा लेंगे जी 12:30 पे। जी. हम 1 घंटे की ब्रेक कर रहे हैं, तो इस तरह हमारा आधा घंटा पीछे आ जाएगा और क्लास भी आधा घंटा पहले खत्म हो जाएगी।
जी मैम। आवाज आ रही है? तो सी यू ऑल जी एट 12:30। यस और मैम, सब लोग ठीक है। बहुत Yes, अच्छी ma'am. तैयारी You करके आए, जी कोई मैम, आ बहाना रही है। नहीं चलेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आती वो सज्जाद साहब को तंग कर सकते हैं और सज्जाद साहब मुझसे पूछ लेंगे, लेकिन बहाना Okay, ma'am. एक्सेप्टेंस Thank you. निष्ठा। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू एट 12:30। Okay. थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम।